हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर का नाम आप लोगों ने सुना हुआ होगा और हो सकता है आप लोगों ने चैप्टर पहले भी पढ़ा हुआ हो, शायद समझ में नहीं आया, इसीलिए आप दोबारा उस चैप्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, चलो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, चिंता मत करो। केमिकल काइनेटिक्स बहुत आसान चैप्टर, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखनी होती है। तो हम देखेंगे कि क्या क्या हम लोगों को सीखना है। अगर मैं IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये तो सर्वविदित सत्य है, मतलब ये तो सार्वभौमिक सत्य है, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ कि हर साल केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आना पक्का है। कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट होके भी आ जाता है, किसी और चैप्टर के अंदर यूज करके आता है, या कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, पर लेकिन आएगा जरूर। ये तो मतलब पक्का है तो पक्का है। ये तो मैं आपको 2000 के नए नोट पे लिख कर भी दे सकता हूँ। ठीक, खैर मतलब नोट पे लिखना आजकल वैलिड नहीं है, वो चलेगा नहीं, आपका नोट खराब हो जाएगा। मतलब 2000 के स्टैंप पे लिख कर मैं आपको दे सकता हूँ। आजकल 2000 की बहुत वैल्यू हो चुकी है। जब से गांधी जी ने अपनी DP चेंज की है तब से माहौल हो गया है ना, गांधी जी वायरल हो चुके हैं। खैर छोड़ो, हम अपने चैप्टर पर आते हैं। तो क्या क्या पढ़ना है आपको इस चैप्टर के अंदर? सबसे पहले तो आप यहाँ पे सीखोगे कि हम काइनेटिक्स के अंदर रिएक्शंस की रेट्स पढ़ते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कैसे हम रिएक्शन की रेट को डिफाइन करते हैं, कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आप बात करोगे रिएक्शंस में ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी की, कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्युलैरिटी क्या होती है, क्या उनमें डिफरेंस होता है, कैसे हम ऑर्डर मॉलिक्युलैरिटी इन सबको कैलकुलेट करते हैं। आगे चलकर हम अलग अलग रिएक्शंस को एनालाइज करेंगे, अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस को, और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन से डील करेंगे। फिर हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस की। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अपने को इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। तो आओ शुरू करते हैं अपने चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स को और बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की कि आखिर केमिकल काइनेटिक्स क्या है, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी, और क्या क्या चीजें हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलो तो मैं आपसे एक सिंपल से एग्जांपल की बात करता हूँ। आप मुझे बताओ, मैं दो केस लिख रहा हूँ, दो तरह की रिएक्शन जो आप लोगों ने देखी हुई है। एक तो मैं बर्निंग ऑफ पेट्रोल की बात करूँ, ठीक, और एक मैं बर्निंग ऑफ वुड ब्लॉक की बात करता हूं, वुड ब्लॉक। अब आप देखो, दोनों ही रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, दिस इज एक्सोथर्मिक। जब पेट्रोल जलेगा तो भी हीट रिलीज होती है, और जब वुड ब्लॉक जलेगा तब भी हीट रिलीज होती है, दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो, दोनों ही बर्निंग है, कंबस्टन है, दोनों ही एक्सोथर्मिक है, दोनों में ही हीट रिलीज होगी। क्या मुझे बता सकते हो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, बिल्कुल सिंपल। बर्निंग ऑफ पेट्रोल बहुत फास्ट होती है, माचिस दिखाओ पेट्रोल जल जाएगा, खटाक से जलेगा, विदाउट एनी लैग। आपने जैसे ही माचिस लगाई खटाक से वो जल जाता है। क्या वुड ब्लॉक भी उतना जल्दी जलता है? नहीं। बैठे रहो मशाल लेके नीचे, तब जाकर 10 मिनट के अंदर क्या होगा, वुड ब्लॉक आपका जलना शुरू होगा। तो डिफरेंस, अगर दोनों ही प्रोसेस को देखूं तो दोनों एक ही तरह की प्रोसेस है, दोनों में ही एक सब्सटेंस बर्न हो रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस किसका है? टाइम। यहां पर टाइम बहुत कम लग रहा है, यहां पर टाइम क्या लग रहा है? बहुत ज्यादा लग रहा है। एक और चीज देखते हैं, स्पॉइलिंग ऑफ फूड। आप जो भी खाना बनाते हो, है ना, कई बार ऐसा होता है हमारा फेवरेट खाना बनता है और हम सोचते हैं यार आज रात को तो खा लिया, अब कल सुबह और इसे खाएंगे, फिर आप इसे फ्रिज में रख देते हो और भूल जाते हो। कई बार तो बाहर रह जाता है और सुबह उठ के आपका दिल टूट जाता है, अरे यार मेरा इतना टेस्टी खाना बना था, पूरा का पूरा खराब हो गया। दैट इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड। ठीक, और मैं इसी चीज को वापस लिखता हूं, स्पॉइलिंग ऑफ फूड की जगह मैं बात करता हूं प्रिजर्व्ड फूड, जो आपको पैकेजिंग के अंदर मिलता है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन आप लोग इसे बहुत खाते हो। पैकेज है ना, प्रिजर्व्ड फूड का मतलब होता है, जैसे वो सूप्स हो गए, और आजकल तो सब्जियां भी पैक्ड आती है ना, मटर पनीर डालो, घोलो, बना लो और खा लो, ऐसे वाली। खैर वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होती है, आपको ये नहीं खाने चाहिए, कम से कम खाने चाहिए मजबूरी में, ये तो आपकी हेल्थ के लिए फायदेमंद होता ही है। तो स्पॉइलिंग ऑफ फूड, अगर आप एक नॉर्मल फूड लो और एक प्रिजर्व्ड फूड लो, बताओ कौन जल्दी स्पॉइल होगा? ऑब्वियसली जो आपका नॉर्मल फूड है वो क्या होता है, जल्दी स्पॉइल होता है। तो प्रोसेस दोनों सेम है, दोनों में ही फूड की स्पॉइलिंग हो रही है, लेकिन ये वाला प्रोसेस कैसा है? फास्ट। ये प्रोसेस कैसा है? स्लो। ऑल्दो हमने इसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए हैं, लेकिन उन प्रिजर्वेटिव्स ने क्या किया है, उसकी शेल्फ लाइफ, उसका स्पॉइल होने का टाइम बढ़ा दिया है। अब जो प्रोसेस यहाँ फास्ट हो रहा था, वो प्रोसेस यहाँ पर क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है। तो देखो, इसी बेसिस पर हम अगर बात करें, यहां पर हम टाइम की बात कर रहे हैं। ये जो आपके पास व्हाइट वाला गोला आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो प्रोसेस है, दोज आर फास्ट प्रोसेसेस।
इनको कंप्लीट होने में टाइम बहुत कम लग रहा है। ये जो प्रोसेसेस हैं ये कैसे प्रोसेस हैं? आपके स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू दिस, और इनको होने में टाइम क्या लग रहा है? ज्यादा। इन्हीं चीजों से डील करती है आपकी केमिकल काइनेटिक्स। ये जो काइनेटिक्स वर्ड लिया गया है, ये लिया गया है इस वर्ड से, दिस इज काइनेसिस। और काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट। ठीक, तो एक रिएक्शन में मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट होता है रिएक्शन में रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट। तो एक केमिकल रिएक्शन में मूवमेंट को जब हम स्टडी करते हैं वो किसके अंदर स्टडी करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में। तो जैसा कि आपने एग्जांपल से देखा, केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली डील करती है विद द रेट्स ऑफ रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन फास्ट चल रही है, कौन सी रिएक्शन स्लो चल रही है, कितना फास्ट चल रही है, कितना स्लो चल रही है, क्यों फास्ट चल रही है, क्यों स्लो चल रही है। ये सारी चीजें हम लोग कहां पर डिस्कस करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये तो आपके यहाँ सिंपल इंट्रोडक्शन कि हम केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं। फर्दर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे सीखनी चाहिए, वैसे तो आपसे कोई एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, बट हाँ अगर आपको पता होगा कि हम कैसे कैसे चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो इससे क्या थोड़ा अच्छा लगता है ना, तो और अच्छा लगाते हैं। देखो और अच्छा लगाते हैं। हमें अगर कोई भी केमिकल फिनोमेना स्टडी करना है तो उसके दो तरीके होते हैं। एक, हम उसे काइनेटिक्स से डिस्कस करते हैं, और दूसरा हम उसे डिस्कस करते हैं बाय थर्मोडायनेमिक्स। किससे? थर्मोडायनेमिक्स, जो हम पहले ही सीख चुके हैं। ठीक, तो कोई भी आपके पास एक केमिकल प्रोसेस है, अदर मैं इसको केमिकल फिनोमिना लिख लेता हूं। तो आपके पास एक केमिकल फिनोमिना है, इस केमिकल फिनोमिना को आप दो तरीके से स्टडी करते हो। एक तो होती है इसकी थर्मोडायनेमिक स्टडी, यहां से लिख लो बाय थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, और दूसरी आप इसकी स्टडी करते हो बाय काइनेटिक्स, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, तो सॉरी पहले डिस्कस नहीं करा हम लोगों ने, हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मैं ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट फॉलो करता हूँ। पहले मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, है ना। तो केमिकल, खैर थोड़ा बहुत आप जानते हो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक, तो केमिकल फिनोमिना दो तरीके से हम स्टडी करेंगे, बाय थर्मोडायनेमिक्स और बाय काइनेटिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स डील करती है, डील्स विद एनर्जी चेंजेस एंड फीजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। और किसके बारे में बताती है? फीजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन या ऑफ अ प्रोसेस अंडर गिवन कंडीशंस। ठीक है, तो गिवन कंडीशन में एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर एक प्रोसेस जाएगा या नहीं जाएगा, है ना। एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर एक रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इस चीज को कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स। उस प्रोसेस में हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, इस चीज को भी कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स बताता है। ठीक, तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली किससे डील करता है? एनर्जी चेंजेस से, और उस कंडीशन से जिससे आप ये बता सकते हो कि ये रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। वही अगर मैं काइनेटिक्स से बात करूं तो काइनेटिक्स डील्स विद the rate of reactions factors affecting them। ठीक, एक रिएक्शन की रेट फैक्टर्स, मतलब किस फैक्टर से रिएक्शन की रेट अफेक्ट होती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन किस पाथ को फॉलो करके रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये दो तरह की स्टडी होती है किसी भी केमिकल प्रोसेस की, एक रेट वाइज जो काइनेटिक्स बताती है, और एक एनर्जी वाइज जो क्या बताती है? थर्मोडायनेमिक्स बताती है। अब थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ ये बता सकती है कि इस प्रोसेस में एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई। दूसरा, इस कंडीशन में ये रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। ठीक, जबकि काइनेटिक्स आपको ये बताती है कि गिवन कंडीशन पर ये रिएक्शन तेज होगी, स्लो होगी या बहुत ज्यादा स्लो होगी। इतनी स्लो भी हो सकती है कि वो रिएक्शन ऑलमोस्ट ना ही हो रही हो। तो दोनों एक ही प्रोसेस के अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। जहां थर्मोडायनेमिक्स रेट के बारे में कोई बात नहीं करता, वहां पर काइनेटिक्स फीजिबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं करता। काइनेटिक्स से आप ये नहीं बता सकते कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अगर ये रिएक्शन हो रही है
अगर हो रही है तो फिर काइनेटिक्स ये बता सकता है कि वो किस रेट से हो रही होगी, उस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी और किन चीज़ों को चेंज करके आप उस रिएक्शन की रेट को कंट्रोल कर सकते हो। आ रही बात समझ में? तो ये बेसिक सा डिफरेंस है दोनों के अंदर। इसका मैं आपको बहुत बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। ग्रेफाइट और डायमंड का इंटर कन्वर्जन। जब आप डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट करो तो डायमंड कन्वर्ट्स इनटू ग्रेफाइट। अब आप देखो इस रिएक्शन को हम लोग ना दोनों तरीके से स्टडी करते हैं, थर्मोडायनेमिकली भी और केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू भी। तो जब हम थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स दिस कन्वर्जन इज फीजिबल। ठीक, मतलब डायमंड का ग्रेफाइट में कन्वर्जन पॉसिबल है, लेकिन जब हम एक्चुअली इस रिएक्शन को कैरी करवाते हैं दैट इज इन रियलिटी द कन्वर्जन रेट इज वेरी स्लो, बहुत स्लो रिएक्शन होती है। एंड द रिएक्शन does not proceed at all. तो इसलिए हम कहते हैं कि डायमंड स्टेबल रहता है, डायमंड इज फॉरएवर, उसका ग्रेफाइट में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि थर्मोडायनेमिक्स ने बोल दिया कि रिएक्शन होनी है तो रिएक्शन होनी ही है। जबकि सामने एग्जांपल है, थर्मोडायनेमिक्स बोल रहा है रिएक्शन होनी है, लेकिन इस रिएक्शन की रेट इतनी ज्यादा कम है कि रिएक्शन होती नहीं है। ठीक, और अगर काइनेटिक्स नहीं होता तो हम ये बता नहीं पाते कि ये रिएक्शन एक्चुअली पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो जितना इंपॉर्टेंट रोल एक रिएक्शन में थर्मोडायनेमिक्स का है, उतना ही इंपॉर्टेंट रोल केमिकल काइनेटिक्स का भी है। आई बात समझ में? तो ये तो अपना बेसिक इंट्रोडक्शन, जनरल नॉलेज की बातें अपन ने कर ली है कि काइनेटिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं। ठीक, अब हम लोग को सिंस पढ़ना ही चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स है, तो आओ केमिकल काइनेटिक्स को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजों से हम यहाँ पर डील करने वाले हैं। अब देखो, बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करने के बाद हमें बात करते हैं कि हम काइनेटिक्स में किस लेवल पर बात करेंगे। तो हम ना 2 लेवल्स पर काइनेटिक्स को स्टडी करते हैं। कितने लेवल्स पर? 2। ठीक, तो आप बेसिकली लिख सकते हो, पॉइंट बना के लिख लो। इन केमिकल काइनेटिक्स रिएक्शंस आर स्टडीड एट 2 लेवल्स। वो 2 लेवल्स कौन से हैं? उन 2 लेवल से ही आपके इस चैप्टर के 2 पार्ट बन जाएंगे। एक तो होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल। कौन सा लेवल होता है? मैक्रोस्कोपिक लेवल। और जो दूसरा होता है वो होता है आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो शुरू बात है, मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आपको सिर्फ याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इस सब को क्लियर हो जाएगा कि आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो। मैक्रोस्कोपिक लेवल पर आप बात करते हो रिएक्शंस की रेट की, कि एक रिएक्शन की रेट क्या है, किस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शंस की रेट को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इन दिस लेवल वी डील विद rate of conversion of reactants into products, change in their concentration, etc. ठीक, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम कंसंट्रेशन जिनको मेजर कर सकते हैं ना, याद है मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, जिनको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब आप जाओगे चीजें बहुत छोटी छोटी होंगी। मैक्रोस्कोपिक जो हम आंखों से चेंजेस को देख सकते हो, तो हम आंखों से देख सकते हैं कि रिएक्टेंट का आपने 5 मोल लिया था, 10 मिनट बाद उसका 1 मोल बचा होगा, तो जितना पार्ट कन्वर्ट हो गया उन सबको हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करते हैं। वहीं अगर मैं आपसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करूं तो इन माइक्रोस्कोपिक लेवल we deal at molecular level। ठीक, तो मॉलिक्यूलर लेवल पर हम क्या करते हैं? इन्वॉल्विंग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस।
तो कैसे मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कैसा क्या हो रहा है कि दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक। देयर एनर्जी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो दो लेवल पर हम लोग स्टडी करते हैं और इस तरह से अपने चैप्टर के दो पार्ट हो चुके हैं। पहले पार्ट में हम माइक्रोस्कोपिक लेवल स्टडी करेंगे, मतलब रिएक्शन की रेट क्या होती है, कैसे उसे मेजर करते हैं, कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हम चलेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, जहां पर हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद हम चलते हैं अपने पहले पार्ट पर, रिएक्शन की रेट क्या होती है, कैसे उसे डिफाइन करते हैं, और वो सब करने से पहले हम मिलेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन से। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट। टाइम के रिस्पेक्ट में बोल लो, रेट के रिस्पेक्ट में बोल लो। तो बेसिक तीन तरह के रिएक्शंस हम यहां पर डिफाइन करते हैं। एक जिन्हें हम बोलते हैं स्लो या फिर वेरी स्लो भी बोल सकते हो, एक ही बात है, दोनों का हम एक ही कैटेगरी में लेकर चलते हैं। जो सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं उन्हें आप बोलते हो फास्ट रिएक्शंस, और जो थर्ड कैटेगरी है जो ना तो स्लो में फिट होंगी ना फास्ट में फिट होंगी, उन्हें हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस बोलते हैं? मॉडरेट रिएक्शंस, ठीक। तो नाम से पता लग रहा है, स्लो जो बहुत धीरे होंगी, फास्ट जो बहुत तेज होंगी, और मॉडरेट जो बहुत ना तो फास्ट होंगी और ना ही बहुत स्लो होंगी, ठीक है। तो उनके एग्जांपल्स भी आप पहले जानते हो, तो पहले एग्जांपल लेते हैं फिर बात करेंगे। जैसे आपसे बात करूं रस्टिंग ऑफ आयरन, बताओ क्या ये एक स्लो प्रोसेस है? बिल्कुल है। एक आयरन का पीस अगर आज आप जहां बैठे हो वहां रख दो, फिर उसके बाद आप अपना जेईई क्लियर कर लो, इंजीनियरिंग की डिग्री ले लो, 2-3 साल नौकरी कर लो और वापस आओ, तब जाके आपको उस पर थोड़ी बहुत रस्ट दिखाई देगी ना। रस्टिंग का प्रोसेस होता ही बहुत स्लो है। ये इतना स्लो होता है इसीलिए हमारे लिए फायदेमंद है, वरना हम जो घर बनाते हैं, जिस घर में बैठ के आप पढ़ रहे हो, जिस घर के नीचे, इस छत के नीचे मैं यहां खड़ा हूं, वो छत इतने साल चलती इसलिए क्योंकि आयरन की रस्टिंग बहुत स्लो होती है। अगर आयरन की रस्टिंग फास्ट हो तो आज मकान गिराओ, 1 साल बाद वो ठप हो जाए, गिर जाएगा, है ना। क्योंकि आप जानते हो उसमें आयरन बार लगी होती है जिनकी रस्टिंग होती है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है। कई 20-30 सालों में जाकर वो आयरन रस्ट होता है थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से मकान इतने स्टेबल होते हैं ना, जो घर होते हैं हमारी, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक बहुत स्लो प्रोसेस है। वही फास्ट प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस का एग्जाम्पल तो आपने बहुत देखे, एक तरह बचपन में पढ़ा भी होगा, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशंस, फास्टेस्ट रिएक्शंस। दूसरा कुछ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती है लाइक AgNO3, इसमें अगर मैं NaCl ऐड कर दूं तो जैसे ही मैंने NaCl ऐड किया वैसे ही AgCl का PPT फॉर्म हो जाता है। तो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में रिएक्शंस क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती है, ठीक। तो अगर मैं इन रिएक्शंस को बात करूं तो डिफाइन करने अगर हम चलें, सो दीज आर द रिएक्शंस which get completed in a very long interval of time, very long interval of time। और लॉन्ग इंटरवल का मतलब है ईयर्स, many years, बहुत साल लग जाएंगे इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। एक तो ये रिएक्शंस होती है, आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स की जस्ट बात ही, वहां पर भी आप देखोगे न्यूक्लियर रिएक्शंस, कई रेडियो एक्टिव डीकेज होते हैं जो बहुत सालों तक चलते रहते हैं, है ना। दीज आर स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शंस, दीज रिएक्शंस आर completed in a very short interval of time, या in fractions of a second। शॉर्ट इंटरवल का जगह पे लिखते हैं फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकेंड। 1 सेकेंड के भी छोटे से फ्रैक्शन में, कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, उन्हें हम कौन सी रिएक्शंस बोलते हैं? फास्ट रिएक्शंस। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको एक स्लो रिएक्शन दी थी, रस्टिंग ऑफ आयरन,
देखिए आज दे दिया मैंने आपको, और आपको उसकी रेट पता करने के लिए ये रिएक्शन कितनी देर में कितना अमाउंट खर्च कर रही है। तो बताओ क्या आप एक फास्ट रिएक्शन को, सॉरी एक स्लो रिएक्शन को स्टडी कर पाओगे? आपको मैं आज एक आयरन का ब्लॉक देता हूं, 7 साल बाद अगर आप देखोगे तब जाकर वो थोड़ा बहुत रस्ट होगा। तो मान लो 7 साल में वो 1 मिलीग्राम रस्ट हुआ, तो उसकी रेट कैसे निकालोगे आप? 1 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 7 ईयर्स, कैसे कैलकुलेट करोगे? नहीं करोगे ना, टाइम नहीं है, बुड्ढे हो जाओगे। ऐसी रिएक्शंस की रेट अगर हम स्टडी करने बैठ गए तो हम बुड्ढे हो जाएंगे। तो नॉर्मल कन्वेंशनल तरीकों से हम रिएक्शंस की रेट को पता नहीं कर सकते। हमारे पास कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं जिससे हम इनकी रेट को पता करेंगे, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में जो हम सीखेंगे उन मेथड से हम स्लो रिएक्शंस की रेट को स्टडी नहीं कर सकते। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम इन रिएक्शंस को कंसीडर नहीं करेंगे। तो रिएक्शन जी आप जाओ भाड़ में, डिफाइन कर दिया लेकिन हम इनको पढ़ेंगे नहीं। फास्ट रिएक्शंस, एसिड बेस डाला, आपने सोचा डाला तो वो तो रिएक्ट ही कर गया। ये लो, जैसे ही आपने इसमें HCl में NaOH ऐड किया, करते हुए रिएक्ट कर गया। तो टाइम नहीं मिला आपको रिएक्शन को ऑब्जर्व करने का, टाइम नहीं मिला। वो रिएक्शन जो 1 मिली सेकेंड में 10⁻³ सेकेंड में कंप्लीट हो रही है, मैं क्या उसे ऑब्जर्व कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना, नहीं कर सकते। 1 घंटे के लेक्चर में आपको ऑब्जर्व करना बड़ा मुश्किल होता है ना, तो आप 1 मिली सेकेंड की चीज कैसे ऑब्जर्व करोगे? इसका मतलब हम केमिकल काइनेटिक्स में हाँ इन रिएक्शन से भी डील नहीं करेंगे। तो हम इनसे भी बोलेंगे, आप भी जाए, समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। तो दो डिस्कार्ड ही कर दिए, पढ़ना ही नहीं कुछ, ना तो इनको पढ़ना ना इनको पढ़ना। इनकी रेट भी हम स्पेशल तरीकों से पता कर सकते हैं, लेकिन हम केमिकल काइनेटिक्स में सीखने वाले तरीकों से हम यहाँ रेट पता नहीं करेंगे। ठीक, तो फिर हम रेट किसकी पता करते हैं? इन रिएक्शंस की, मॉडरेट। अब आप समझ चुके हो, नाम से पता लग रहा है मॉडरेट, जो ना तो बहुत स्लो है जो ना ही बहुत फास्ट है, उन रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शंस बोलते हैं? मॉडरेट रिएक्शंस बोलते हैं। और ये इन दोनों के लिए इंटरमीडिएट होती हैं। तो इसका एग्जांपल है जैसे इन्वर्जन ऑफ शुगर। पढ़ी ना रिएक्शन आपने इन्वर्जन ऑफ शुगर की, C12H22O11 ये शुगर, इसको अगर आप वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करवाओ तो क्या क्या बनता है? C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज। तो ये प्रोसेस ना तो बहुत फास्ट है ना ही ये बहुत स्लो है। तो ऐसी रिएक्शंस जो कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स या कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाती है, उन्हें हम कौन सी रिएक्शंस बोलते हैं? मॉडरेट रिएक्शंस। तो ये इंटरमीडिएट रिएक्शंस हैं, एंड दीज रिएक्शंस आर कंप्लीटेड, these reactions are completed in a certain interval of time. ठीक, तो एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में ये रिएक्शंस क्या हो जाती हैं? कंप्लीट हो जाती हैं। क्लियर है? चलो, तो बात हुई 3 टाइप ऑफ रिएक्शन की। एक इनको हम ना ग्राफिकली भी देख लेते हैं। तो मेरे पास तो जगह नहीं है, आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है? क्रॉस आप लगाओ तो लगाना, तो ये आपको मैं मजाक कर रहा था आपके साथ, ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं होनी चाहिए। तो हम देखेंगे नहीं पढ़नी हटा दो, नहीं पढ़नी हटा दो, ठीक। लेकिन इनके लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो आपको आना चाहिए, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे और देखो स्लो रिएक्शंस को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन एंड टाइम ग्राफ। ठीक, जैसा कि आपने देखा स्लो रिएक्शंस में चेंजेस होंगे ही नहीं, ऑलमोस्ट नहीं होंगे, बहुत लंबे टाइम पे होते हैं। तो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में आपको और कोई चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। तो स्लो रिएक्शंस को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने चले तो इस तरह के ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाइम गुजरता जाएगा लेकिन रिएक्टेंट के अमाउंट में कोई बहुत बड़ा चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। वहीं अगर मैं फास्ट रिएक्शंस के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखूं तो ये वही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है और ये टाइम है। इस केस में क्या होगा, शुरुआत में आपके पास रिएक्टेंट था, मान लो HCl था, और जैसे आपने इसमें NaOH ऐड किया, ऐड करते ही ये इससे रिएक्ट कर जाएगा। और देखो जैसे ही NaOH HCl से रिएक्ट करेगा, बताओ HCl की कंसंट्रेशन बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी ना। तो क्या होता है, छोटे से इंटरवल के अंदर ही कंसंट्रेशन ड्रॉप हो जाती है।
तो होती है फास्ट रिएक्शन, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो चुकी है, कंप्लीट। तो फास्ट रिएक्शंस को हम ग्राफिकली कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर हम स्लो मॉडरेट रिएक्शंस की बात करें तो ना तो वो बहुत ज्यादा स्लो है ना वो बहुत ज्यादा फास्ट है, तो इनके अंदर चेंजेस जो होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं। यानी ग्राफिकली हम कुछ इस तरह से को डिनोट कर सकते हैं। इस तरह से क्या होंगे, इनके ग्राफ्स फॉर्म होंगे, एक सर्टेन टाइम में रिएक्शन कंप्लीट होने की कोशिश कर रही होगी। ठीक, तो इस चैप्टर में मेनली हम डील करने वाले हैं मॉडरेट रिएक्शन। दोनों ग्राफ क्राउड बने, स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है और तरह के ग्राफ भी आपके पास फॉर्म होते हैं। चलो, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखने के बाद अब हम डिफाइन करने चलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कैसे उसे डिफाइन करते हैं, वो कितने टाइप की होती है और कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं। चलो मूव करते हैं। अब हम इस चैप्टर के ना मेन पार्ट में एंटर करने जा रहे हैं। हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन और कैलकुलेट करना सीखने जा रहे हैं। अभी तक तो सब थियोरेटिकल इंट्रोडक्शन चल रहा था, अब हम एक्चुअल चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और रेट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन, तो कभी रेट ऑफ रिएक्शन को हम जो डिफाइन करते हैं, डिफाइन बड़े आसान तरीके से करते हैं, पर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आपको ध्यान देनी होती है। देखो रेट, अगर आप एक रिएक्शन को ऑब्जर्व करो तो भाई किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं और वो किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर। तो अगर हम बेसिक एक रिएक्शन की प्रोसीडिंग देखें, जो हम लोग पहले भी केमिकल इक्विलिब्रियम में डिस्कस कर चुके हैं, कि शुरुआत में किसी टाइम t = 0 पर मान लो आपके पास 5 मोलर कंसेंट्रेशन थी रिएक्टेंट की, तो प्रोडक्ट रहा होगा 0। अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में होगा। तो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कम होती जाएगी, 3 मोलर 2.5 मोलर इस तरह से डिक्रीज होता जाएगा और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक, तो जैसे टाइम गुजरेगा, अगर मैं रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बनाऊं, ठीक है ना, ग्राफ आपको पता होना चाहिए, कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो रिएक्टेंट के लिए कंसेंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या होगी, डिक्रीज। वही अगर मैं प्रोडक्ट के लिए बात करूं तो प्रोडक्ट के लिए कंसेंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या होगी, इंक्रीज। तो इस तरह के दो अलग अलग ग्राफ्स बनेंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बदल रही है, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन भी क्या हो रही है, बदल रही है। तो अगर मैं एक रिएक्शन की रेट लिखने चलूं, जैसे आप फिजिक्स में बात करते हो वेलोसिटी, स्पीड क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट होती है। तो वहां पर क्या होता है, टाइम के साथ साथ एक फिक्स्ड पॉइंट से आपकी डिस्टेंस बदलती जाती है, उसी के हिसाब से आप स्पीड डिफाइन करते हो। तो सेम चीज यहां कौन बदल रहा है, कंसेंट्रेशन, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन सिंपली बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बस सिंपल सा फंडा है रेट ऑफ रिएक्शन का, कि सिंस एक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की क्या होती है, कंसेंट्रेशन चेंज होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन concentration of reactants और products पर यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की रेट में जो कंसेंट्रेशन जो चेंज होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन की रेट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूला लिखने चलूं तो फॉर्मूला मैं कैसे लिख सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन will be equal to change in concentration। ठीक, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लो पूरा, ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक, तो ये बेसिक सा फॉर्मूला बन गया या डेफिनेशन बन गई रेट ऑफ रिएक्शन की। अब हम इसको अलग अलग फॉर्म्स में पढ़ेंगे और कैलकुलेट करना भी सीखेंगे, लेकिन सिंस हमने रेट डिफाइन कर लिए, तो आप देखो पहले इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट, तो अब यूनिट देखो, बताओ यूनिट क्या बनेगी, कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोलैरिटी, दैट इज मोल पर लीटर, या फिर आप इसे कैपिटल एम से डिनोट कर सकते हो। टाइम, टाइम की यूनिट तो क्या होती है आपकी, सेकंड। तो अगर मैं किसी भी रिएक्शन की यूनिट बात करूं, रेट की यूनिट की बात करूं, तो रेट क्या बने, यूनिट क्या बनेगी बताओ, मोल पर लीटर पर सेकंड, या फिर आप इसे सिंपल मोलैरिटी पर सेकंड भी लिख सकते हो। ठीक,
तो ये हो गई किसी भी रिएक्शन की रेट के लिए एक बेसिक सी डेफिनेशन और उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक, अभी आप देखो इस रेट को भी हम दो तरीके से मेजर करते हैं। कितने तरीके से मेजर करते हैं? दो। चलो थोड़ा फिजिक्स की बात करते हैं। आप लोगों ने स्पीड पढ़ी ना, स्पीड बोल लो या वेलोसिटी बोल लो, तो दो तरह की स्पीड अपन लोग पढ़ते हैं। हाँ, वेरी गुड। एक तो कौन सी होती है आपकी एवरेज स्पीड, और एक क्या होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जरा मुझे बताओगे इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एवरेज स्पीड क्या होती है? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एवरेज स्पीड क्या होती है? जो एक टाइम इंटरवल पर डिफाइंड होती है। 10 मिनट में एक सब्सटेंस, एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर चल लिया पूरा, तो 10 मिनट में पूरा 5 मीटर चला, तो एवरेज स्पीड को हम अगर लिखें v एवरेज, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, दैट इज एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम इंटरवल। तो जब एक सर्टेन टाइम इंटरवल पर आप स्पीड डिफाइन करते हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी एवरेज स्पीड बोलते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं बताता हूं अपने लिए कि मैं एक पॉइंट से, मान लो मैं कोटा से जयपुर जा रहा हूं, तो स्पीड डिस्टेंस है उसकी 250 किलोमीटर अराउंड। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं एक फिक्स स्पीड से चलता हूं, है ना। कभी मेरी स्पीड गाड़ी से, अगर बाई कार से मैं जा रहा हूं तो 120 भी होती है, कभी वो 60 भी हो जाती है, कभी वो 80 हो जाती है, कभी वो 100 भी हो जाती है, तो बदलती है। लेकिन हम जब बोलते हैं कितने स्पीड से गए, तो हम क्या करते हैं? एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक, लेकिन अगर आप किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर बात करो, जब मैं स्पीड 100 पर चल रहा हूं, तो उसे हम कौन सी स्पीड बोलते हैं? इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? मैं इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं उसके ऊपर? क्योंकि हम इसको यूज करने वाले हैं। तो उसको हम लिखते हैं dx by dt। एक स्मॉल टाइम इंटरवल पर जो स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस होगा, उससे हम क्या निकाल सकते हैं? इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं। तो जैसे आप एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन करते हो फिजिक्स में और उनको यूज करते हो, सेम ऐसे ही हम यहां पर रेट डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? रेट। तो दो तरह की रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं, एक एवरेज स्पीड, एवरेज रेट, और जो दूसरी होती है आपके पास वो क्या होती है? इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक, तो दो तरह की रेट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट। तरीका सेम है, बस नाम बदल रहे हैं। जब आप स्पीड की बात कर रहे थे, आप चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख रहे थे, यहां पर आप क्या लिखोगे? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम लिखोगे। तो देखो एवरेज रेट क्या होती है? इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, या चलो द रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड ओवर और गिवन टाइम इंटरवल। ठीक, तो मान लो एट टाइम t1 रिएक्टेंट, ये रिएक्शन है, रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट। ठीक, मान लो टाइम t1 पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है C1 और टाइम t2 पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है C2। तो अगर मैं इस रिएक्शन की एवरेज रेट लिखूं R एवरेज, तो उसको मैं क्या लिखूंगा? चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, दैट इज C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक, ये तो बात हुई किसकी? अपनी एवरेज रेट की। एक गिवन टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, किसी के टर्म्स में लिख लो, चाहे आप रिएक्टेंट टर्म्स में लिख लो, चाहे आप प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख लो, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। ठीक, इसको हम अभी ग्राफिकली भी डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर मैं ग्राफिकली डिस्कस करूं, तो चाहे आप रिएक्टेंट के लिए डिस्कस कर लो, चाहे प्रोडक्ट के लिए। तो अभी तो हम सिर्फ रिएक्टेंट के लिए कर लेते हैं। चलो, तो ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। ठीक, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के लिए कुछ ग्राफ मान लो ऐसा बन गया, ये टाइम है t1 और ये टाइम है t2। ठीक, तो अगर आपको ग्राफिकली एवरेज रेट कैलकुलेट करनी, तो क्या करो? टाइम t1 से एक लाइन ड्रॉ करो जो इस ग्राफ को जहां कट कर रही है वहां से आप प्रोजेक्शन डालो, ये कंसंट्रेशन हो गई C1। ऐसे ही टाइम t2 पर ये जहां कट कर रहा है उसे आप क्या बोलो? C2 बोल सकते हो। अगर आपको इस ग्राफ से एवरेज रेट कैलकुलेट करनी है, तो देखो R एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1।
लिख सकते हो। सेम चीज अगर आप ग्राफ प्रोडक्ट के लिए बनाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट के लिए भी देख लो। चलो तो बताओ प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, प्रोडक्ट इनिशियली 0 होगा और टाइम के साथ साथ बढ़ता जाए, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। फिर से दो टाइम निकाल लो, एक टाइम t1 और दूसरा टाइम t2। टाइम t1 पर कंसंट्रेशन c1, टाइम t2 पर कंसंट्रेशन c2, और अब आप यहां से आर एवरेज निकालोगे तो फिर से इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो गिवन टाइम इंटरवल पर जब आप रेट डिफाइन करते हो तो उसे हम एवरेज रेट बोलते हैं। अब आप ध्यान दो, है ना, इस चीज को मैं आगे काम मिलूंगा। बताओ ये वैल्यू जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव? हाँ वेरी गुड, ये कैसी आएगी? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि C2 की वैल्यू C1 से कम है और T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा है। ध्यान रखना ये नेगेटिव आएगी। ये किसके लिए है? रिएक्टेंट के लिए। अच्छा बताओ ये वैल्यू कैसी आएगी? अगर मैं प्रोडक्ट के लिए वैल्यू निकालूंगा तो वो कैसी आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि इस केस में C2 की वैल्यू C1 से ज्यादा है और T2 की वैल्यू भी T1 से ज्यादा है। तो इस चीज को ध्यान रखना, रिएक्टेंट के लिए रेट के लिए नेगेटिव आ रही है, प्रोडक्ट के लिए क्या आ रही है? पॉजिटिव। इस चीज को मैं यूज करूंगा थोड़ी देर के बाद। चलो ये तो थी एवरेज रेट। एवरेज रेट को डिफाइन करने के बाद हम बात कर सकते हैं अपनी दूसरी टाइप ऑफ रेट के बारे में, दैट इज आर इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगी? जब आप एक फिक्स टाइम इंटरवल पर रिएक्शन की रेट डिफाइन करोगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसकी इंस्टेंटेनियस रेट। द रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड एट अ गिवन इंस्टेंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसकी इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक, अब इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं तो पहले आपको ग्राफिकली दिखाऊं, देखो। तो फिर से वही कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा वापस यहां आना पड़ेगा। लेकिन आपने एवरेज रेट डिफाइन की तो आपने इंटरवल लिया। अगर आपको एक इंस्टेंट पर, मान लो इस इंस्टेंट पर रेट डिफाइन करनी है तो हम थोड़ा मैथ्स की लैंग्वेज में बात करते हैं। जब आप एक फिक्स इंस्टेंट पर आ जाओगे तो जो डेल्टा टी वाला गैप था ये ऑलमोस्ट कितना हो चुका होगा? 0, है ना। तो आप लोगों ने मैथ्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है, जब मैं इंस्टेंटेनियस रेट डिफाइन करूंगा तो मैं उसको एवरेज रेट से डिफाइन कर सकता हूं। इट विल बी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, बट व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो जब इंटरवल खत्म हो जाएगा तो आप एक फिक्स्ड इंस्टेंट पर आ चुके होंगे। और मैथ्स के लिए आप जानते ही हो कि जब डेल्टा टी 0 को टेंड करेगा तो बताओ आर इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डीसी अपॉन dt बनेगा ना। तो जब आपको एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पर रेट डिफाइन करनी है तो उसे हम कौन सी रेट बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। जहां आर एवरेज का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी होता है, वहीं पर इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला क्या होगा? डीसी अपॉन dt होगा। तो सबसे पहली चीज तो आपको समझ में आनी चाहिए कि हम इंस्टेंटेनियस रेट को डिफरेंशियल से डिनोट करते हैं, डीसी बाई dt, और इसको हम टोटल चेंज से डिनोट करते हैं। सेम वैसा ही है जैसे आप एवरेज स्पीड को डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी बोलते हो और इंस्टेंटेनियस स्पीड को आप dx अपॉन dt बोलते हो। सॉरी, एवरेज रेट को आप डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी बोलते हो और इंस्टेंटेनियस रेट को आप dx अपॉन dt बोलते हो। तो आई थिंक कि आपको इस चीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ये चीज आप मैथ्स में भी पढ़ते हो, ये चीज आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो और बहुत पढ़ चुके हो 11th क्लास के अंदर ही। चलो बढ़िया। दूसरी चीज, हाँ वेरी गुड, ये चीज किसके बराबर होगी? देखो, dc बाई dt इज द स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। तो बस हमारे पास एक और तरीका आ गया है। अगर आपको एक्सपेरिमेंटली इंस्टेंटेनियस रेट पता करनी है तो आप कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ बनाओ और जिस इंस्टेंट पर आपको रेट पता करनी है उससे एक टेंजेंट ड्रॉ करो और इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो स्लोप ही आपको क्या दे रही होगी? इंस्टेंटेनियस रेट दे रही होगी। कौन सी रेट दे रही होगी? इंस्टेंटेनियस रेट दे रही होगी। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कौन सी रेट? एवरेज रेट या फिर इंस्टेंटेनियस रेट। अगर आप ध्यान दो, ये रिएक्टेंट का ग्राफ है, इसकी स्लोप देखो नेगेटिव आएगी।
मतलब इसकी इंस्टेंटेनियस रेट भी कैसी आएगी, नेगेटिव। तो यहां से हम एक और सिंपल चीज सीख सकते हैं कि चाहे आप इंस्टेंटेनियस रेट निकालो, चाहे आप एवरेज रेट निकालो, रिएक्टेंट के लिए दोनों वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव, और प्रोडक्ट के लिए दोनों वैल्यूज कैसी आएंगी, पॉजिटिव। ठीक, चलो अब इसमें आपको याद क्या रखना है, डिफाइन तो मैंने बहुत कुछ कर दिया, बहुत देर से मैं बोले जा रहा हूँ, आपके कान में सुनते जा रहा हूँ, आप सुनते जा रहे हो ना, हो सकता है कुछ लोग तो कानों में खून आ गया होगा, है ना, इतना बोल दिया। खैर नहीं, मजाक करो, ऐसा नहीं होता है कभी, इतनी कर्कश वाणी तो नहीं है मेरी, थोड़ी बहुत है पर इतनी नहीं है। खैर, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, आपको समझना सिर्फ इतना है कि एवरेज रेट इज डेल्टा सी बाई डेल्टा टी और इंस्टेंटेनियस रेट इज डी सी बाई डी टी। और याद रखने की चीज सिर्फ इतनी सी है कि ये वाली रिएक्टेंट के लिए हमेशा कैसी आएगी, नेगेटिव, और प्रोडक्ट के लिए कैसी आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस चीज को मैं यूज करूंगा अभी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकली देखते हैं एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या डिफरेंस आने वाला है। तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखो, ये आपके पास एक छोटा सा ग्राफिकल क्वेश्चन है जो मैंने आपको सिखाया एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करने के ऊपर। आपको करना क्या है, दो चीजें कैलकुलेट करनी है। पहला, कैलकुलेट द एवरेज रेट बिटवीन 400 to 800 सेकेंड, एंड सेकेंड, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन at 600 seconds। ठीक, तो एक तो आपको 400 से 800 के इंटरवल में रेट निकालनी है, और एक आपको 600 सेकंड पर रिएक्शन की रेट क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो दो तरह की रेट आ गई है, एक आपकी एवरेज रेट आ गई है और एक आपकी क्या आ चुकी है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो चलो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं एवरेज रेट। तो बताओ एवरेज रेट बिटवीन 400 to 800 क्या होगी, कंसंट्रेशन एट 800 माइनस कंसंट्रेशन एट 400 अपॉन 800 सेकंड का टाइम माइनस 400 सेकंड का टाइम। सिंपल है, जब हम टाइम इंटरवल पर निकाल रहे हैं तो हम एवरेज रेट निकाल रहे हैं। तो देखो 800 पर कंसंट्रेशन कितनी है, 0.02, तो रखो वैल्यूज 0.02 माइनस 400 पर कितनी है, वो है 0.06 डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो गया, 400 होगा। चलो करो वैल्यू कैलकुलेट। 0.02 में से 0.06 गया तो बचेगा माइनस 0.04 अपॉन 400। बताओ इस रिएक्शन की जो एवरेज रेट हुई वो कितनी हो गई, देखो 4 से 4 कैंसिल, 100 ऊपर गया 10⁻³ तो माइनस 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना। टाइम आपको सेकेंड में दिया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर। तो बहुत सिंपल, आपको मिल चुकी है क्या, इसकी एवरेज रेट मिल चुकी है, किस पर, 400 से 800 के बीच में। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करनी है क्या, इस रिएक्शन की इंस्टेंटेनियस रेट। कौन सी रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करने के लिए बताओ कब कैलकुलेट करनी है, 600 सेकंड पर। तो आप यहां पे क्या करोगे, 600 सेकंड पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ठीक, तो ये टेंजेंट आप ड्रॉ करो। इस टेंजेंट की आपको क्या करनी पड़ेगी, स्लोप निकालनी पड़ेगी। तो बताओ आप स्लोप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए क्या करना है ना, डेटा अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा ग्राफ के थ्रू। जैसे हम यहाँ पर 800 सेकंड के आगे जा रहे हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर आपका टाइम है 0। ठीक, तो 0 में कंसंट्रेशन है 0.08 के थोड़ा ऊपर। ठीक, तो वो टेंजेंट एग्जैक्ट बनने से ही आपको पता लगेगा, डायरेक्ट तो आप इस चीज को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो चलो थोड़ा हिसाब लगाते हैं। उसने वैल्यू तो नहीं दी, वो आपको वैसे वैल्यू देगा कहाँ कहाँ कट कर रहा है, बट यहाँ आप देखो 800 से आप थोड़ा सा आगे गए, मान लो 825 सेकंड पर। ठीक, और यहाँ 0.08 से थोड़ा सा ऊपर गए तो 2 का गैप है, मान लो आप 0.08 की जगह आप 0.85 तक मान लो आप पहुंच गए, है ना। 0.085 या 0.09 तो नहीं गए, 0.085 मान लेते हैं ना, हाफ वे पे। अब आप देखो, आप इस रिएक्शन की स्लोप निकाल लो। तो सेकंड, अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है तो इंस्टेंटेनियस रेट होगी डीसी बाई डी के इक्वल। ठीक है, अब आप स्लोप निकालो तो स्लोप कैसे निकालोगे, चेंज इन कंसेंट्रेशन। तो कंसेंट्रेशन 0.085 थी और
लास्ट में कहा, यहाँ पे कहाँ पहुंच गई है, ऑलमोस्ट 0। तो चेंज इन कंटिन्यूटी तो कितना हो गया, मतलब स्लोप निकाल लो, सॉरी चेंज क्यों निकाल लो, तो डीसी बाई डी टी होती है स्लोप। तो डीसी इज वाई एक्सेस का चेंज, तो वाई एक्सेस का चेंज हो गया 0.085 डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो गया dt, ये 825 सेकेंड। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, ये आपको मिल जाएगी इस रिएक्शन की इंस्टेंटेनियस रेट। समझ में आ रहा है? तो क्या है, आपने जो स्लोप जो लाइन बनाई उसके पॉइंट्स मार्क नहीं थे। अगर आपसे वैसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स भी देगा, उसकी चिंता आप मत करो, वरना आप जैसे मैंने हिसाब लगाया वैसे हिसाब लगा सकते हो। तो इस पॉइंट पर अगर आपको रेट बतानी है तो इस ब्लू वाली लाइन की स्लोप निकालनी होगी। स्लोप निकालने का तरीका होता है dy डेल्टा y बाई डेल्टा t। तो ये रहा डेल्टा y 0.085 और ये रहा डेल्टा t 825। इसको इससे डिवाइड कर दो, आपको इस रिएक्शन की रेट मिल जाएगी। बताओ इस रिएक्शन की स्लोप पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव? नेगेटिव ना, तो देखो यहां पर आप साथ में माइनस साइन और लगा देना। तो बार बार अगर आप देख रहे हो तो रिएक्टेंट के टर्म्स में हम जब भी बात कर रहे हैं, देखो रेट कैसी आ रही है, नेगेटिव ही आ रही है। ये चीज अगर आप प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते तो रेट कैसी आती, पॉजिटिव आती। क्लियर है? तो कभी भी आपको ग्राफिकल क्वेश्चन मिले, एवरेज रेट निकालना आसान होता है, इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए आपको उस लाइन की स्लोप देखनी होगी। क्लियर है? चलो ये आपका एग्जांपल कॉपी करो। चलो, तो ये सब डिस्कस करने के बाद मैंने आपको सिखा दिया कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, एवरेज रेट क्या है और कैसे हम उसे ग्राफ के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं साइन के पास। क्या मिस्ट्री इस साइन की जो मैं इतने देर से छुपा के बैठा हूं। आओ हेडिंग डालें आप लोग, नेक्स्ट रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। ठीक, तो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस क्या होती है ये आप लोगों को यहां पर सीखना है। तो देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव साइंस आपको दिख रहा है। पहले मैं आपसे बात करता हूं रेट ऑफ अपीयरेंस की, तो चलिए पहले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करें। तो देखो नाम से पता लग रहा है ये उसके लिए डिफाइन होगी जो रिएक्शन में डिसअपीयर हो रहा होगा, गायब हो रहा होगा, कंज्यूम हो रहा होगा। हाँ बिल्कुल सही, रिएक्टेंट। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। तो इस हमने सीखा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि ये कंज्यूम हो रहा है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहली चीज, दिस वन इज डिफाइंड फॉर रिएक्टेंट ओनली। किसके लिए डिफाइंड होती है, रिएक्टेंट के लिए हम लोग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डिफाइन करते हैं क्योंकि ये एक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कंज्यूम होता है। कैसे डिफाइन करते हैं, आप एवरेज रेट के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो या आप इंस्टेंटेनियस के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो। इसका लिखते हुए माइनस साइन, मुझे बार बार माइनस आ रहा था ना, माइनस आ रहा, माइनस रेट। तो रेट माइनस नहीं हो सकती, मतलब रेट के नेगेटिव होने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो जो माइनस साइन अभी आ रहा था वो क्या सिग्निफाई कर रहा है कि एक रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज। ठीक, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम शुरू से इसमें एक माइनस साइन लगा देंगे। अब देखो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस नेगेटिव साइन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में जब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहीं पे यूज कर लेते हैं। ये नेगेटिव साइन ये हमें दिखाता है कि हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख रहे हैं। ऐसे जब आप रिएक्टेंट के लिए इंस्टेंटेनियस रेट लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, उसको माइनस dCr बाई dt, यहाँ पे R स्टैंड्स फॉर रिएक्टेंट। अब सीखने की बात, माइनस dCr बाई dt पूरा पूरा किसको डिनोट कर रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को। जब भी आप रिएक्टेंट लिख रहे हो आपको ये नेगेटिव साइन यूज करना होगा और ये किस चीज को डिनोट करेगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को। सेम ऐसे ही आप प्रोडक्ट्स के लिए क्या लिखोगे, प्रोडक्ट्स के लिए आप लिखोगे रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगी, ये किसके लिए डिफाइंड होगी बताओ, दिस विल बी डिफाइंड फॉर प्रोडक्ट्स ओनली, डिफाइंड फॉर प्रोडक्ट्स ओनली। ठीक, और अगर आप एवरेज रेट लिखो तो अब आप उसको लिखोगे प्लस डेल्टा सीपी बाई डेल्टा टी, और अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट लिखो तो वो क्या हो जाएगी, प्लस डीसीपी बाई टी। तो इस तरह से हम दो टर्म डिफाइन करते हैं, एक डिसअपीयरेंस की रेट और एक अपीयरेंस की रेट। सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। अगर माइनस साइन लगा हुआ है
तो वो डिसअपीयरेंस की रेट को बता रहा होगा। अगर प्लस साइन लिखा हुआ है तो वो अपीयरेंस की रेट को बता रहा होगा। पॉजिटिव साइन प्रोडक्ट्स के लिए क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, नेगेटिव साइन रिएक्टेंट्स के लिए क्योंकि रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज। आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि सिंस concentration of reactants decreases during a reaction, तो उनके लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, नेगेटिव साइन यूज करते हैं, और प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग कौन सा साइन यूज करते हैं, पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। क्लियर? चलो, तो अब हम लोगों ने ये भी डिफाइन कर लिया है कि नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन का मतलब क्या था। तो आप इस चीज का बहुत ध्यान रखें क्योंकि इसी के बेसिस पर हम लोग आगे मूव किया करेंगे। कैसे मूव किया करेंगे? हम रेट को, किसी भी रिएक्शन के रेट को प्लस माइनस dc/dt लिख सकते हैं। ये जनरल फॉर्म है। यहां पर C होगी कंसंट्रेशन, पॉजिटिव साइन किसको डिनोट कर रहा है, प्रोडक्ट्स के लिए, तो हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे फॉर प्रोडक्ट्स, और हम नेगेटिव साइन किसके लिए यूज करेंगे, दिस वी विल यूज फॉर रिएक्टेंट्स। ठीक, तो अगर मान लो आपके पास कोई एक रिएक्शन है A + B gives C, तो अगर मैं इस रिएक्शन की रेट लिखूं तो देखो इस रिएक्शन की रेट मैं A के टर्म्स में लिख सकता हूं, दैट इज योर रिएक्टेंट, B के टर्म्स में लिख सकता हूं, वो भी रिएक्टेंट है, और C के टर्म्स में लिख सकता हूं। तो A के टर्म्स में इस रिएक्शन की रेट क्या बनेगी, हाँ ये बनेगी -dA/dt। क्या बनेगी, -dA/dt, दैट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, आप इसे बोला करोगे, माइनस साइन है ना रिएक्टेंट की, या फिर आप इसे B के टर्म्स में लिख सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू -dB/dt। क्या लिखेंगे इसको, -dB/dt, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B। या फिर आप इस रिएक्शन की रेट को प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख सकते हो, दैट वुड बी प्लस dC/dt। तो सिंस C प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के टर्म्स में इस रिएक्शन की रेट क्या बन जाएगी, प्लस साइन के साथ आएगी dC/dt। तो ये दोनों रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, ये क्या है, इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। और देखो इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस तीनों क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में कोएफिशिएंट्स नहीं है। क्या नहीं है, कोएफिशिएंट्स नहीं है। लेकिन अगर एक केमिकल रिएक्शन में कोएफिशिएंट्स हो तो फिर हम ऐसे नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल रिएक्शन होती है ये N1A + N2B gives N3C। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, बताओ कैसे लिखूं, -dA/dt -dB/dt और प्लस dC/dt। तो ये गलत है। क्या है, ये गलत है, हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। जब एक रिएक्शन में कोएफिशिएंट्स आ जाते हैं तो वो कोएफिशिएंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं रिएक्शन की रेट को डिफाइन करने के लिए। तो जिन रिएक्शन में कोएफिशिएंट 1 है उसमें तो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की डिसअपीयरेंस और प्रोडक्ट की अपीयरेंस की रेट के बराबर होती है, लेकिन जब कोएफिशिएंट आ जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में तो मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें सिखाई है, तो इंट्रोडक्शन दिया, केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, कैसे हम उसको यूज करते हैं, ठीक, कैसे हम थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स से चीजों को स्टडी करते हैं। फिर हमने काइनेटिक्स में मेनली अभी तक ये सीखा है, बेसिक चीजें सीखी है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कैसे उसे डिफाइन करते हैं और कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोगों ने सीख लिया। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे कि जब कोएफिशिएंट इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होता है और कैसे हम रिएक्शन की रेट को कैलकुलेट करते हैं, और फिर आगे इन सब चीजों को रिलेट करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं, बेसिक्स क्वेश्चन सीखने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं।